नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। शुरू हो चुका है हमारा प्राइम डिबेट का खास कार्यक्रम। जहां तक बात की जाए, सबसे पहले हम प्राइम टीवी के सारे दर्शकों का अपने इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र के चुनाव का आगाज हो चुका है। अब तो चुनाव आयोग ने आम सभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। जिस बात का इंतजार था, जिन तारीखों के ऐलान को लेकर काउंटडाउन चल रहा था, अब वो साफ हो चुका है। लेकिन तारीखों के ऐलान होते ही सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच गया है। पहले हम बात कर ले दक्षिण भारत की रैलियों की। एक आवाज आई है विरोधी दलों के नेता राहुल गांधी की ओर से। महाराष्ट्र में कल ही उन्होंने अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन किया। एनडीए से दो हाथ करने के लिए चुनावी मैदान में आया इंडिया गठबंधन के तमाम नेता राहुल गांधी के मंच पर नजर आए। शरद पवार की बात की जाए, प्रियंका गांधी की बात की जाए, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे और इस तरह के तमाम चेहरों को मंच पर हम सब ने केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त हमला करते हुए सुना। राहुल गांधी का एक बयान सोशल मीडिया से लेकर खबरिया चैनलों पर जमकर वायरल हुआ। वो था, राजा की आत्मा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ईवीएम में बंद है। राहुल गांधी ने इसमें से दूसरा आरोप यह भी रहा कि अशोक चौहान समेत कई विपक्षी नेता डर कर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच राहुल गांधी का वही नारा दिखा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। भला ऐसे विपक्षियों के मंच पर इलेक्टोरल बॉन्ड की बात न हो, ये कहाँ हो सकता है। दोस्तों, क्या राहुल, क्या तेजस्वी, क्या आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे, सब ने इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। हाँ, एक बात और मुझे लगा कि इस डिबेट में जिक्र जरूर कर देना चाहिए। राहुल गांधी का आरोप रहा कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना देश के 70 करोड़ लोगों के पास है। अब भला जब राहुल के मन से बीजेपी और सरकार पर हमला हो तो जवाब मिलना भी लाजमी है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह भी मंच से विपक्षी दलों को करारा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए ना, राहुल गांधी कहते हैं कि डर से लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो पीएम मोदी मंच से जवाब देते हैं, कांग्रेस का चरित्र है ही ऐसा, यूज एंड थ्रो। प्रधानमंत्री का दावा कि उनकी सरकार यानी एनडीए की सरकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय प्रगति को लेकर साथ चल रही है। प्रधानमंत्री विपक्षी एकता पर बंगाल की टीएमसी और कम्युनिस्टों के बीच जारी बयानों पर जमकर चुटकी ली। विपक्षी दलों के बिहार के बाद महाराष्ट्र की दूसरी रैली कही जा सकती है। वहीं प्रधानमंत्री लगातार मंचों से जनता को अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धि बताकर समर्थन मांगते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने हर मंच से विपक्षियों पर करारा हमला तो बोल ही रहे हैं, किसानों, युवाओं, महिलाओं के लिए अपने 10 साल के कामकाज को गिनाना नहीं भूलते। मंच चाहे सत्तारूढ़ दल का हो या फिर विपक्ष का, चुनावी घमासान को दिलचस्प बनाता जा रहा है। सुनिए पहले ये बयान, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे एक बेहतरीन पैनल के साथ। लेकिन जाहिर सी बात है कि आज भी जो रैली हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र के शिवमोगा में, उन्होंने एक बड़ा नारा दिया। विपक्षी दलों को एक तरह से चुनौती दिला ली कि विकसित भारत के लिए 400 पार, गरीबी कम करने के लिए 400 पार, आतंक पर प्रहार करने के लिए 400 पार, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए 400 पार, किसानों के समृद्धि के लिए 400 पार और युवाओं को अवसर देने के लिए 400 पार। यानी 400 पार के नारा को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस मंच से मुखर किया। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर जो शक्ति को लेकर के राहुल गांधी की ओर से सवाल खड़े किए गए थे, उन्होंने साफ किया कि माँ बहनों की रक्षा के लिए अपने जीवन न्यौछावर कर दूंगा। हमारे लिए देश की हर बेटी हमारी शक्ति है। यानी कुल मिलाकर के जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो दूसरे तरफ जवाब भी तैयार मिल रहा है, चाहे वो एनडीए गठबंधन की ओर से हो या फिर इंडिया गठबंधन की ओर से। यानी कुल मिलाकर सियासी पारा अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। कहा जा सकता है कि इस बार का सियासी घमासान जो 7 चरणों में होने जा रहा है, वो काफ़ी दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है। विपक्षी दलों के पास सुन लीजिए, चलिए हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो बाइट सुना दें। पुजारी हूं मैं, आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र
शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। उनको कितना भी सताया जाए, डराया जाए, उनका बाल पक गया इनसे लड़ते लड़ते, लेकिन वो डरे नहीं, झुके नहीं। आज महाराष्ट्र में, खास तौर पे बंबई में राहुल जी ने हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। जिन्होंने शक्ति को ललकारा है, जिन्होंने शक्ति को चैलेंज देते हुए कहा कि हमें शक्ति से लड़ना है, तो वो शक्ति तो माँ दुर्गा है, जिन्होंने महिषासुर का मर्दन किया था। वो शक्ति तो माँ सीता जो चंडी रूप में मलुकासुर का वध किया था। तो क्या ये साबित कर दिया, घोषणा कर दिया स्पष्ट रूप से कि महिषासुर श्रेणी के राहुल गांधी जी, मलुकासुर श्रेणी के मल्लिकार्जुन खड़गे जी और तमाम विपक्ष के नेता असुर श्रेणी के लोग हैं। तो सुना आपने अलग अलग नेताओं के अलग अलग आरोप प्रत्यारोप। राहुल गांधी का सवाल था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के ही मंच से जवाब भी दे दिया। एक बेहतरीन पैनल के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम अपने अतिथियों का स्वागत कर लें, मेहमानों का स्वागत कर लें। आशीष जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये पक्ष रखेंगे, काफ़ी तेज तरार प्रवक्ताओं में शुमार हैं। रजनीकांत मिश्र जी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता की हैसियत से मौजूद हैं। चंचल यादव युवा प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। रजा रिजवी साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार हैं और सियासी गतिविधियों पर इनकी शानदार पकड़ है। इनका भी हम सहयोग लेंगे इस चर्चा को आगे बढ़ाने में। हमारे साथ वैभव त्रिपाठी जी कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में मौजूद हैं। जाहिर सी बात है ये भी जमकर प्रतिकार करते हैं सत्तारूढ़ दल के बयानों का। प्रखर श्रीवास्तव भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, आम आदमी पार्टी जुड़ गए हैं संभवतः। प्रखर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आम आदमी पार्टी का पक्ष हमारे साथ रखेंगे। सबसे पहले आशीष जी, भाई चुनावी मंच से ललकार अपने चरम पर है। एक तरफ राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और आपकी पूरी टीम मोदी कह लें जिसको, वो करारा जवाब देती है। उसके आप भी सदस्य हैं जी। देखिए संजय भाई, मैं आपको बताऊं कि विपक्ष के पास आरोप लगाने के अलावा काम ही क्या है, आप ये बता दीजिए। विपक्ष सिर्फ आरोप लगा सकता है और इसके अलावा उसके पास कुछ भी जनता को बताने के लायक नहीं है। वो सिर्फ मोदी जी को कोसने में अपना समय लगाता है। अभी जिस बयान की आप बात कर रहे हैं, जो राहुल गांधी जी ने कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति और हमको उस शक्ति से लड़ना है, तो ये जो धार्मिक बातें कर रहे हैं ये उचित नहीं है। क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो सिर्फ धर्म पर, जाति पर, इनके पास यही बात है। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है कि जिस मुद्दे को लेकर ये हमसे बात कर पाए। ये सिर्फ धर्म और जाति की बात कर रहे। अब हिंदू धर्म में एक है, अगर आपको यही कहना था आप यही कह देते कि हमको शक्ति का मुकाबला करना। हिंदू धर्म लगाने का जो एक आप उसका कॉन्सेप्ट समझिए कि एक्चुअली राहुल गांधी जी के दिमाग में पक क्या रहा है हिंदू धर्म। अरे मैं कह रहा हूँ ये अगर इनको ये नहीं कहना था, आप ये कह देते कि मुसलमान धर्म में उर्दू में एक शब्द होता है ताकत, हमें ताकत का मुकाबला करना है। तो आप ये बात समझिए कि ये जिस तरीके से देश के अंदर में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, आप इनकी वो समझिए। चूंकि जब ये इनके आपने देखे होंगे कि जो ये इनकी यात्रा निकल रही थी, यात्राओं में भी ये कोई भी देश के विकास को लेकर इन्होंने, राहुल गांधी जी ने कोई बात नहीं करी। ये पूरी यात्रा में सब हर एक व्यक्ति से बुला कर पूछते रहे, ए तुम अपनी जाति बताओ, ए तुम अपनी जाति बताओ, ओबीसी के कितने, एससी के कितने। अरे तुमको पता ही नहीं है यार, तुम्हारा पूरा खानदान, तुम आज़ादी के समय की तुम अपने आप को पार्टी बताते हो और बताते हो कि बड़ा हमारा ये रहा। तुम आज तक यही नहीं जान पाए कि कौन कितनी जाति का है। तुमको यात्राओं में अपने अगर जातियां पूछनी पड़ रही हैं तो तुम्हारा ये समझ में आ रहा है हिंदुस्तान की जनता को कि तुम्हारे पास जाति के अलावा, धर्म के अलावा कोई विषय नहीं है जिस विषय पर तुम यहां बात कर पाओ। आज
आज तुमको जाति धर्म की बात करनी पड़ रही है। तो निश्चित तौर पर विपक्ष जो है वो आरोप लगाएगा और आरोपों का जवाब हम तो देंगे ही देंगे। 2024 के इस महासमर में जनता इनको जो जवाब देने वाली है, उस जवाब के बाद ये तो प्रश्न पूछने के लायक भी नहीं। ठीक है, ठीक है। वैभव जी को जोड़ लें। वैभव जी, भाई शक्ति वाला बयान तो बिल्कुल तुल पकड़ रहा है, हालांकि उसका क्या मायने है ये आप साफ कर पाएंगे, लेकिन आशीष जी का साफ तौर पर ये आरोप है कि ये हिंदू धर्म और शक्ति और आस्था पर एक करारा कहा जाएगा तमाचा लगाया है राहुल गांधी ने। आप इसको स्पष्ट करेंगे, शक्ति शब्द का इस्तेमाल किन संदर्भों में किया गया था? 10 साल में कोई उपलब्धि नहीं है, हर मामले पे विफल रहे हैं। तो जब विफल रहे हैं तो आखिर ये बात क्या करेंगे? ये तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, इको आ रहा है। जरा आवाज ठीक कर दी जाए तो बाबा जी की। इनके पास 10 साल में अपने वादे जितने किए थे इन्होंने, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार था, किसान की आय दोगुनी थी, 15 लाख था, महंगाई कम करने की बात थी, नारियों पर अत्याचार कम करने की बात थी, उन सारे मामलों में बुरी तरीके से विफल हुई है मोदी सरकार। हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद हम ये बात कर रहे हैं कि युवाओं को न्याय देंगे, किसानों को न्याय देंगे, नारियों को न्याय देंगे, सामाजिक न्याय देंगे, हिस्सेदारी की न्याय की बात करते हैं, श्रमिकों को न्याय देंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन है क्या, हम जिस तानाशाह की ताकत से, शक्ति से लड़ रहे हैं, राहुल गांधी वो कहते हैं, लेकिन ये उसको माता दुर्गा से जोड़ देते हैं। माता दुर्गा भी इनको क्षमा नहीं करेंगी, इसलिए कि आप बात के बतंगड़ क्यों बनाते हो। बात जब जनता के सवालों की होती है तो आप तुरंत से कहीं और पहुंच जाते हो। मोदी जी को ये जवाब देना चाहिए, मैं अपनी नारी शक्ति की रक्षा करने के लिए जान दे दूंगा। अरे आप हिम्मत नहीं हुई कि आप मणिपुर चले जाओ, आप संदेश खाली जाते हो, बहुत अच्छी बात है, आप संदेश खाली गए, मणिपुर भी चले जाते। आपको बीएचयू में उस बेटी के साथ भी मिल लेना चाहिए था जिसके साथ आपके अगल बगल खड़े होकर फोटो खिंचाने वाले जो सोशल मीडिया के आपके पदाधिकारी थे, भाजपा के गुंडे, उनसे आप मिलने को तैयार हैं, लेकिन उस बेटी से नहीं मिलने गए। तो आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आपके संसदीय क्षेत्र में आपके दल के गुंडे बंदूक की नोक पर उन्हीं नारियों का, उन्हीं बेटियों का, उन्हीं माता स्वरूप बेटियों का अस्मत लूटते हैं, गैंग रेप करते हैं, और आप बात करते हैं कि मैं जान दे दूंगा। अरे आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप किसी मुद्दे पे सीधे सवाल पे जवाब दें। आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 5 किलो राशन 100 करोड़ लोगों को देने की बात कर रहे हैं। आप 100 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है, ये विकसित भारत है। इससे अच्छा हमारा भारत 2014 से पहले था कि 100 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन नहीं देना पड़ रहा। और मोदी जी कहते हैं मेरी गारंटी किस बात की, मैं 100 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देता हूं और 5 साल और दूंगा, मतलब तुमको और भिखारी बनाऊंगा। विकसित भारत की अब बात ये करते हैं, बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से प्रति व्यक्ति आय में आगे निकल जाती है। विकसित भारत की बात करते हैं ये। अफगानिस्तान की करेंसी जो आज 2 साल पहले भारत की मजबूत होती थी, अफगानिस्तान की कमजोर होती थी, आज अफगानिस्तान की करेंसी भारत से ज्यादा मजबूत हो गई है। भारत विश्व में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला 205 लाख करोड़ का कर्जदार हो जाता है, देश कर्ज में डूबते जा रहा है। आपके पास इन बातों का जवाब देने की बजाय बतंगड़ फालतू जुमलेबाजी करने के अलावा कोई आपके पास काम नहीं है। ठीक है, सत्ता की जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है। मैं आपको एक बात बता दूं कि महंगाई की मार जब कहते थे तो जनता महंगाई से निजात पाने के लिए इनको चुनती थी, चुना 2 बार इनको। अब क्या कह रहे हैं, 400 का सिलेंडर 1200 करने के बाद कह रहे हैं महंगाई से मार, महंगाई कम करने के लिए। वैभव जी बाकी आरोप दूसरे चरण में लगा लेंगे। और दीजिए, नहीं वैभव जी देंगे, वक्त देंगे, पहले चरण में सबको शामिल करना पहले। आप वैभव जी पक्का आपको अच्छा वक्त देंगे, पहले चरण में सबको शामिल कर ले, सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। भाजपा के साथी को एक प्रखर जी आपने टोका नहीं, भाजपा के साथी को आपने टोका नहीं। नहीं और बोलता है वैभव जी समय कम है, 6 मेहमान है हमारे साथ, सबको मौका देना है। प्रखर जी, अरे सर भाई आप ही के सहयोगी प्रखर जी के पास जा रहे हैं भाई। आगे 30 सेकंड कम देना मुझे समय।
लेकिन जब कोई व्यक्ति बोल रहा हो तो उसको समय दे दीजिए, वैभव जी, मैं जिससे वो आपको अपनी बात वैभव जी पूरी आपको कर मौका देता हूं, पहले से वक्त जाया हो जाता है। प्रखर जी आपके सहयोगी उन्हीं के पास चल रहे हैं। प्रखर जी, एक बात और कही गई है भाई, दक्षिण भारत से उठी आवाज बहुत दूर तक जाएगी। भाई उत्तर भारत में आप लोग कितना तैयार हैं? संजय जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके सभी जी, शुक्रिया। दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता गणों को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं कई बार आपके चैनल में बोला और मैंने कई बार बहुत ही जिम्मेदारी से ये बयान दिया है कि इस देश के अंदर घोषित आपातकाल लगा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से इस देश के अंदर काबिज हुए हैं, तब से इस देश के अंदर उन्होंने एक ऐसा माहौल बना के रखा हुआ है कि इमरजेंसी से भी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो रही है। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस इस बात का लग रहा था जब मैं सुन रहा था बयानबाजी कि अब 75वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं और आज भी हम लोग जो जिसके ऊपर झगड़ रहे हैं और जिस पे बात कर रहे हैं, और वो है जाति, वो है हिंदू मुस्लिम गंदी राजनीति, जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है शुरू से लेके आखिरी तक। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा यही करते हुए आए हैं जी। आपको मैं बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में आते ही राजनीति का ट्रेंड बदल दिया। सबसे अच्छे स्कूल हमने उत्पन्न करे, सबसे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, मुफ्त स्वास्थ्य व्यवस्था हमने उत्पन्न करी। हम लोगों को लेकर आए, महिलाओं को 1000 रुपए महीना हमने देना शुरू करा, हर घर बिजली पहुंचाने का काम हमने करा, हर घर पानी पे काम हमने दिया, हर महिलाओं को बस मुफ्त यात्रा हमने दी। हमने राजनीति का ट्रेंड आके बदला है, हमने हर चीजें बदली हैं आकर। देखिए, असली राजनीति कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहती है, व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। और मैं संजय जी, मैं यही बताना चाह रहा हूं जी, ठीक है, कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस राजनीति को गंदा कर दिया है, हिंदू मुसलमान अगला से पिछड़ा, सिख से ईसाई को लड़वा रहे हो आप जाति में आप एक गैप बना दे रहे हो। हम गर्व से हिंदुस्तानी है। जब हम लोग सड़कों पे जब निकलते हैं तो हम लोगों का नारा होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जब माननीय सांसद संजय सिंह जब लखनऊ की सड़कों पर, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जब लेके निकलते हैं, तिरंगा अपने हाथों में गर्व से लेके निकलते हैं, और वो इनके मुंह से सिर्फ एक नारा निकलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ठीक है, आपस में है भाई भाई। अब जरा रजनीकांत जी को मैं इस चर्चा में शामिल कर लूं। चंचल को ले लीजिए, हम ही को। रजनीकांत जी, पहले आपसे ले लें पक्ष, है ना। मैं असल में एक सत्तारूढ़, एक एनडीए और एक इंडिया गठबंधन के तर्ज पे चल रहा हूँ, बैलेंस बनाएं जी। तो रजनीकांत जी, आपसे सवाल है कि भाई शक्ति को लेकर के जो आरोप प्रत्यारोप रहा बीजेपी और कांग्रेस की ओर से, वो तो देख लिया आपने। वो शक्ति स्ट्रेंथ की बात हो रही थी या उस शक्ति की जो सार्वभौम है, वो अलग बात है, चर्चा का। सियासतदान अपने ढंग से उसका मायने निकालते हैं। जाति को लेकर के लगातार जिस तरह से आशीष जी ने बयान दिया यहाँ पर कि कांग्रेस जातिवाद में बांटना चाहती है, क्षेत्रवाद में बांटना चाहती है, आप भाई इस सियासत से कितना इत्तेफाक रखते हैं राष्ट्रीय लोकदल की हैसियत से? हालांकि आप हैं एनडीए के पार्ट। अब डिबेट में भी अभी फोन कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में जब से मैं देख रहा हूं और अपने बुजुर्गों से जो सुना है, जाति तो राजनीति से गई नहीं कभी। देश की आज़ादी के बाद से ही जाति की बात हुई। कभी हुआ कांग्रेस के साथ पंडित थे और दलित थे, कौन थे, कभी किसके साथ कौन थे, कभी तो ये एक जो चीज़ है ना, इस पे बहस करना और इस पे बात करना कि कोई नहीं करता, तो ये बातें कुछ बेमानी होगी। क्योंकि मैं आज़ादी के बाद से एक अच्छा खासा उम्र मेरा भी हो गया है और हमने बुजुर्गों से सुना भी है कि जाति हिंदुस्तान के, और ख़ास तौर से अब जिस प्रदेश में मैं बैठा हूँ जी, इससे इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि ये चुनावी राजनीति में इसका कोई समीकरण नहीं होगा। ये होगा, ये होना है और ये होगा। अब देखिए, दूसरी बात यह है कि देखिए, संघर्ष है, सत्ता की लड़ाई है, चुनाव आ गया है, हर लोग अपनी अपनी बात कहेंगे जी। चुनाव जीतने के लिए अपनी बात करेंगे, अपनी बातें उठाएंगे।
मुझे तो एक चीज लगता है, सिर्फ विपक्ष के बाद विपक्ष घबराया हुआ इसलिए है कि कोई एक ऐसा चेहरा नहीं पुटअप कर पाया, दे पाया कि जिसके ऊपर हिंदुस्तान की जनता सोचे कि भाई प्रधानमंत्री बनाना है, देश में चुनाव जीता जाएगा और प्रधानमंत्री बनेगा तो कौन जी। ये एक बात बहुत बड़ी बात है जिसमें एनडीए गठबंधन काफी आगे है। इंडिया के पास इस बात का कोई जवाब देने के लिए कोई बातें नहीं रह गई हैं। मेहनत हो रहा है, सभी अपने चुनावी फायदे के लिए मेहनत करते हैं। राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, मोदी जी भी दौड़ा कर रहे हैं, हम लोग भी जहां लड़ रहे हैं कर रहे हैं, इनके साथ लगे हुए हैं एनडीए के साथ। और बेसिक में राष्ट्रीय लोक दल की बात तो देखिए, हम तो किसानों की पार्टी हैं और किसानों की बात करते हैं और हम सब जातियों की बात करते हैं और सब जातियों के साथ रहते हैं। ठीक है चंचल, सुना आपने रजनीकांत जी को। भाई आपके पास कोई चेहरा नहीं है साफ तौर पे। देखिए अभी मैं रजनीकांत जी से शुरू करता हूं। आपने एक बात का जिक्र किया कि विपक्ष घबराया हुआ है। अभी एक महीने पहले तक विपक्ष में आप भी थे, कितनी घबराहट से हम लोग देख रहे थे, कैसे कैसे घबराए दिखते थे आप। हम लोग साथी हुआ करते थे। हमने आपसे इसीलिए अलग हुआ। नहीं मैं इसीलिए आप इतना घबराए हुए थे कि मेरा रहना ठीक नहीं। मैं समझ गया, कोई बात नहीं। रजनीकांत जी पहले चरण में बात आ जाए। मैं समझ गया। और राजनीतिक एक और सवाल था, मुझे याद है रजनीकांत जी से ही एक सवाल उठा था कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। इन्होंने ही जवाब दिया था, मैं जवाब देता हूं आपको। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो हमारे यहाँ लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। उस सदस्य जो है प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। यह है नियम, ठीक है। और हम लोग उसी बिहाफ पे जनता के बीच में जा रहे हैं और ये जनता चुनाव लड़ रही है। मैं आपको बता दूं संजय जी, ये चुनाव जनता लड़ रही है और ये चुनाव जनता बनाम बीजेपी का कुशासन है। अब आता हूं मैं उन बातों पे जो आपने स्टार्ट करा था कि प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र में रैली की थी और होगा भ्रष्टाचार पे वार, अब की बार 400 के पार। जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे होगा भ्रष्टाचार पे वार, तो आप मुझे 2-2.5 महीने पहले एक वीडियो याद आ गई थी कि उन्हीं के बगल में अजीत पवार खड़े थे। 70,000 करोड़ का घोटालेबाज अजीत पवार बगल में खड़ा था और बगल में छगन भुजबल खड़े थे, नारायण राणे खड़े थे, बगल में अशोक चौहान खड़े थे। आपको याद होगा आदर्श सोसाइटी घोटाला, जो आदर्श उम्मीदवार बना करके उन्होंने राज्यसभा भेजने का काम किया। सारे के सारे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री जी के बगल में खड़े थे। मैं आपको बताऊं संजय जी एक बात और, यही प्रधानमंत्री जी हैं जो कहते थे कि मेरे शरीर का ताप इतना तेज है कि मेरे बगल में जो भ्रष्टाचारी खड़ा होगा भस्म हो जाएगा। और वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी मुस्कुरा रहे थे प्रधानमंत्री जी के ऊपर। वाह प्रधानमंत्री जी, क्या फेंकते हैं आप। आपका फेंकने में कोई शान नहीं है कि आप चंद दिनों पहले 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी को आप कहते थे कि भ्रष्टाचार, नेशनल करप्ट पार्टी की बात करते थे, और वही भ्रष्टाचारी आपकी गोद में जाके बैठ गया है। शर्म आनी चाहिए। मैं आता हूं इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर। आज भ्रष्टाचार की बात हो रही है, दुनिया के पेपर, दुनिया के देश हमारे देश के ऊपर हंस रहे हैं कि अभी तक का सबसे भ्रष्ट अगर कोई सरकार रही है तो भारतीय जनता पार्टी रही है। आप सोचिए, वो लोग जो है इतने संवेदनहीन सरकार, आपको बता दूं मैं कि कम से कम जो कोरोना वैक्सीन बना रही है उससे भी चंदा खा गई है चंदा जीवी लोग, और चंदा खा गए। और मैं बता दूं, चंदा खाने का इनका इतिहास है। ये चंदा इनको हर जगह चाहिए, क्योंकि चंदा दो धंधा लो, बीजेपी का नारा है, चंदा दो धंधा लो। और रजनीकांत जी बता दूं, विपक्ष घबराया नहीं है। प्रधानमंत्री जी 400 पार जो मोदी जी की गारंटी शब्द यूज कर रहे हैं, जब आम जनता का भरोसा डगमगा गया है प्रधानमंत्री जी के ऊपर, तो सीना ठोक के कह रहे हैं मोदी की गारंटी है। अब तक कहते थे एक अकेला सब पे भारी, और आज हालत यह है कि पूरे हिंदुस्तान की 42 पार्टियों को मिलाना पड़ रहा है प्रधानमंत्री जी को, और दक्षिण से उत्तर, उत्तर से पूरब, पूरब से पश्चिम जाना पड़ रहा है। आज हालत यह है प्रधानमंत्री जी की, उनको पता चल गया है कि मेरा झोला उठा के निकलने का वक्त आ रहा है और मेरा समय खराब चल रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी अकबक बोलने लगे हैं आज के समय में, और बॉडी लैंग्वेज इनकी जवाब दे रही है पहले कि मेरा जाने का वक्त। रजा साहब को भी हम शामिल कर दें। रजा साहब, आपसे 2 चीजों पर मैं चाहूंगा कि आप अपना तर्क प्रस्तुत करें। पहला तो ये कि कहा जाता था कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म पर राजनीति नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये, जो यहाँ के प्रवक्ताओं को आपने सुना, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, धर्म जाति की राजनीति कितना घातक है देश के लिए। देखिए, आपने शुरुआत जो है वो शक्ति के शब्द से किया है। तो आप देखिए, अगर राहुल गांधी ने वो शक्ति की बात कही है जी, तो जाहिर सी बात है 2014 में आम जनता ने वोट दे करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, यानी उनको एक पावर, एक उनको ताकत दी। जाहिर सी बात है, उनको ताकत दिया, 2014 में प्रधानमंत्री बन गए।
2019 में 303 सीट दे करके भारतीय जनता पार्टी को उनको फिर प्रधानमंत्री बनाया, फिर उनको पावर दिया। तो जब पावर आम जनता देती है, आम जनता वोट दे करके किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकती है, एक शक्ति दे सकती है, एक पावर दे सकती है, तो पावर देकर के उनको प्रधानमंत्री बना दिया। तो इसमें किसी को कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। एक बड़ा पावर दिया प्रधानमंत्री, एक देश का प्रधानमंत्री बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, एक संवैधानिक पद है बड़ा। लेकिन एक तरीके का पावर ये भी है कि दुर्गा जी जो है वो शक्ति देती है, लक्ष्मी जी धन देती हैं, अन्नपूर्णा जी अन्न देती हैं, सरस्वती जी विद्या देती हैं। तो जाहिर सी बात है ये भी एक शक्तियां है, ये भी एक पावर है, चाहे विद्या देना, चाहे अन्न देना, चाहे शक्ति देना, चाहे धन देना। तो अब प्रधानमंत्री जी भाई बड़े हैं, जानकार हैं, देश दुनिया में जाते हैं आते हैं। अब उन्होंने शक्ति की जो बात कही कि महिलाएं और हमारी बहनें शक्ति है, तो जाहिर सी बात है वो भी एक शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब शक्ति का आशय क्या था, ये तो राहुल जी से पूछने की जरूरत है कि शक्ति पावर की है कि शक्ति उन्होंने किसी धर्म के बारे में कहा है। अगर धर्म के बारे में कहा है तो प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं कि साहब महिलाएं जो है वो हमारी शक्ति के प्रतीक है और हमारी बहनें शक्ति के प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो बात आई है तो भारतीय जनता पार्टी और इनको कहीं ना कहीं मौका जो है, विपक्ष कुछ ऐसी कहे जाता है कि वो कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है इस बात को कहने के लिए। देखिए 2024 का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग है संजय जी और बहुत शानदार है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा कि साहब 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी की होगी और 400 से ऊपर जो है वो हमारी एनडीए की होगी। तो मैं एक गणित देख रहा था संजय जी कि भारतीय जनता पार्टी 2019 में, बहुत कम समय में आपकी बात को खत्म करूंगा, 2019 में 303 सीट बीजेपी पाई। अब बीजेपी के साथ जो गठबंधन था वो गठबंधन था उस वक्त जेडीयू का, तो जेडीयू के 16 एमपी, टीडीपी का गठबंधन था उसके 3 एमपी, लोजपा का गठबंधन था उसके 6 एमपी, अपना दल एस का गठबंधन था उसके 2 एमपी, जयदेव कुमार स्वामी का गठबंधन हुआ उसके 1 एमपी। इस तरीके से मिला के 28 एमपी जो ये होते हैं। अगर 330 में 28 ये मिला दीजिए 2019 के आंकड़े के हिसाब से तो 331 सीटें गठबंधन की होती है। अब इधर आ जाइए आप, टीएमसी की सीट 22 है, टीएमसी ने गठबंधन नहीं किया है, कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी है पश्चिम बंगाल में, बीजेडी ने किसी से गठबंधन नहीं किया है, ना भारतीय जनता पार्टी से किया ना किसी से किया, गठबंधन नहीं किया। बीएसपी ने किसी से गठबंधन नहीं किया, 10 सीट उसके पास 2019 में। बीआरएस ने किसी से गठबंधन नहीं किया, 9 एमपी है 2019। वाईएसआरसीपी ने किसी से गठबंधन नहीं किया, 22 एमपी है उसके पास। ये टोटल मिला के 75 एमपी होते हैं 2019 के हिसाब से। अब अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती होगी, ये गठबंधन इसमें जुड़ जाएगा तो आप समझिए ये 406 सीट होती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर कह रही है तो कहीं ना कहीं वो अपना, चाहे वो चौहान को ले आवे मध्य प्रदेश, वहां से महाराष्ट्र से पूर्व मुख्यमंत्री को, और चाहे यहाँ आरएलडी से रणनीति तो उनकी बन ही रही है। लेकिन जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन भी बना करके वो उतर रहे हैं, इंडिया गठबंधन भी पूरी ताकत से मैदान में। आशीष जी, वैभव जी आपके पास आते हैं या आप पहले बोल लेंगे? वैभव जी बोल लीजिए, ठीक है, फिर आशीष जी से जवाब दे लूं, चूंकि पिछले भी इनकी देखिए ऐसा है सुन लो, वैभव की बात सुन लो, रजा साहब कह रहे हैं, रजा साहब बिल्कुल ऐसी बात कह रहे हैं जैसे कोई स्क्रिप्ट इनको पकड़ा दी गई हो कि देखिए जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये डाटा है भाई। वैभव जी आप कहाँ चले जाते हैं, ये सब डाटा है, हर जगह उपलब्ध है। अरे सुन तो लीजिए, बोलिए। मैंने कोई उनके बात के लिए टिप्पणी नहीं की, वो जो स्वतंत्र है बोलने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से ये बात कह रहे हैं कि ये सीटें जुड़ जाए, वो सीटें जुड़ जाए, अरे जनता के पास भी चले जाइए रजा साहब। जनता क्या कह रही है? महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त जनता ये कह रही है कि जो मोदी कहता था कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, वो भ्रष्टाचारियों को भाजपा में ले आ रहा है। अभी एक मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, उसने कहा जी जितने विपक्ष के नेताओं को भाजपा ने शामिल कराया है पार्टी में,
अगर एक साथ सारे वो वापस चले जाए अपने दलों में तो भाजपा मुक्त भारत हो जाएगा। तो आप इस बात के लिए थोड़ा सा गंभीरता से चर्चा कीजिए। ठीक है आशीष जी जवाब दे दीजिए भाई। वैभव जी गंभीरता चाह रहे हैं। गंभीरता तो इनकी देखिए संजय भैया इसी से दिख रही है, ये बौखलाहट देख रहे हैं। कह रहा था कि विपक्ष इतना ज्यादा बौखलाया हुआ है, इतना ज्यादा बौखलाया हुआ है कि वरिष्ठ पत्रकार को भी इन्होंने बता दिया किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ईडी नहीं छोड़ा, इन्होंने सीबीआई नहीं छोड़ा। अभी मैं एक डिबेट पर बैठा हुआ था तो वहां पर हमारे एक समाजवादी मित्र थे, आप बोल लीजिए भाई फिर मैं बोल। वैभव जी हाँ बोल जवाब दे दीजिए। नहीं जवाब दे दीजिए। अपनी बात बताइए 10 साल में किया क्या है, किस लिए? ठीक है वो सवाल का जवाब अभी ले लेंगे आशीष से। जो पहले आरोप लगाया उसका तो जवाब ले लीजिए। वैभव जी पहले उसका जवाब ले लीजिए जो पहले आपने आरोप लगाया था। आशीष बोलें। देखिए संजय भाई इनकी बौखलाहट इसी चीज से समझ में आ रही है कि ये दुनिया में किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे मीडिया हो, संवैधानिक संस्थाएं हो, कोई भी हो, वो तुरंत ये बता देते हैं कि आप सब स्क्रिप्टेड हैं। और अभी मैं एक डिबेट पे बैठा हुआ था एक दूसरे चैनल पर, तो वहां हमारे एक समाजवादी मित्र है, उन्होंने चुनाव आयोग पे अभी तुरंत बोल दिया, कल वो तो मिला हुआ है मोदी से। तो मैंने कहा कि मिला हुआ है, अभी तो इतना बढ़िया सब काम कर रहे हैं, वो गृह सचिव बदले जा रहे हैं, हर तरीके से एक पारदर्शिता लाने की बात हो रही है यहाँ पर, तो कैसे मतलब चुनाव आयोग कैसे? तो वो नहीं बोले वो चुनाव आयोग भी जो है वो भाजपा के साथ में। तो मैंने कहा पहले से ही पूरा प्लान बना के बैठ रहे हैं कि अगर जब हम हारेंगे तो हम मीडिया को तो बता ही रहे थे, हम संवैधानिक संस्थाओं को तो बता ही रहे थे, अब हम चुनाव आयोग को भी उसमें ला रहे हैं कि चुनाव आयोग। फिर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं हम 80 की 80 जीत रहे हैं। तो मैंने कहा फिर जब चुनाव आयोग बेईमान है तो आप 80 कैसे जीत रहे हो? तो वो फिर कुछ बता नहीं पाए, चूंकि विपक्ष के पास मुद्दा ना होकर सिर्फ और सिर्फ देखिए आपने जब शक्ति की बात करी, मैं आपको बताऊं रजा भाई ने भी इसका बहुत अच्छा बात बताई, लेकिन मैं बताऊं इस शक्ति शब्द को मैं नॉर्मल तब मानता जब उसके पहले के 2-3 शब्द ना लगे रहते। इन्होंने उसमें कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति। तो जब ये हिंदू धर्म में जब ये धर्म की बात करते हैं तो आप आराम से ऐसे ही बोल सकते थे ना कि एक शब्द होता है शक्ति, एक शब्द होता है ताकत, तो उसको उससे हमें लड़ना है। तानाशाही जैसे आप बार बार हम लोगों को तानाशाह बोलते हैं, लेकिन जब आप स्पेशली किसी धर्म को टारगेट करके कोई शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके मायने होते हैं और जनता समझती है। दूसरी चीज मैं बताना चाह रहा हूं भाई, बोल लेने दीजिए बड़े भाई, बोलिए सबका जवाब देना वक्त चला जाता है इसमें ही, हम लोग 10-15 मिनट वो टोक देते हैं। अच्छा ठीक है। हमारे चंचल भाई ने, चूंकि हमारे जैसे रालोद प्रवक्ता बड़े भाई ने बताया तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। आपने भी पूछा कि आपके पास तो कोई चेहरा नहीं है, तो इन्होंने एक बता दिया कि देखो उसमें जब लोग चुनाव लड़ते हैं, एमपी आते, उसके बाद जो चेहरा होता है वो डिसाइड करा जाता है। ये खाली क्या लोकसभा के चुनाव में ही होता है कि विधानसभा में भी होता है? विधानसभा में आप अखिलेश यादव का चेहरा मुख्यमंत्री का बनाकर क्यों घूमते हैं? तब आपका ये वाला वो जो फार्मूला है वो कहाँ गायब हो जाता है? तब तो आप चेहरा बताते हैं ना कि अखिलेश यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, तब तो आप नहीं कहते हो कि नहीं अभी मुख्यमंत्री तय नहीं है। यहाँ पर जहां पर आपका मामला चल रहा है वहां आप बता देते हो, जहां आप नहीं समझ पा रहे हो, जहां पर आप फंसे हुए हो, तो वहां पर आप दूसरी तरीके की बातें करने लगते हो। एक बात इन्होंने और बताई, कह रहे हैं वहां मोदी जी के बगल में वो भ्रष्टाचारी सारे खड़े हुए थे, ठीक है ना, सारे भ्रष्टाचारी। तो मैं इसमें सिर्फ इतनी बात कहूंगा, इसमें बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि विपक्ष खुद मानता है कि वो भ्रष्टाचारी है, वो विपक्ष है जो है वो भ्रष्टाचारी है। और राहुल गांधी ने एक और सवाल खड़े किए थे अशोक चौहान को लेकर के कि उन्होंने, अशोक चौहान ने सोनिया गांधी को फोन करके ये बोला था कि भाई मैं जेल नहीं जाना चाहता। अब ये राहुल गांधी ने ये बात कही है, तो राहुल गांधी की बातें तो आप कितना सारे लोग क्या उनको मानते हैं? अब अगर मैं बोलूंगा तो मुझे चैनल पे चूंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है, देश के बड़े नेता हैं राहुल नहीं, अब आचार संहिता लागू हो चुकी तो मुझे कई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जातिगत टिप्पणी नहीं करनी है, धार्मिक टिप्पणी नहीं करनी, ये चूंकि ये सारी डिबेट अब चुनाव आयोग की नजर में है, तो मैं अब इस पर ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि राहुल गांधी को जो देश की जनता है वो किस भाव से देखती है और उनकी बातों का कितना असर है, ये सब जानते हैं। चलिए आपका जवाब ले लेते हैं। वैभव जी बहुत बेचैन है, फिर चंचल आते हैं जी, बताएं। देखिए, बड़ा कांग्रेस
इंडिया गठबंधन जो है वो सिर्फ कांग्रेस या सपा का नहीं है। इंडिया गठबंधन संविधान बचाने के लिए है, गरीबों की जनभावनाओं का गठबंधन। इस वजह से जब इसमें संविधान की बात होती है तो हम संविधान सम्मत सिर्फ अखिलेश यादव जी या समाजवादी के साथ ही नहीं निर्धारित कर सकते, या शिवसेना के साथ ही नहीं कर सकते, या कांग्रेस के लोग नहीं निर्धारित कर सकते कि नियम क्या हो या कौन नेता हो। इसके लिए एक जो सर्वमान्य तरीका है, कांग्रेस ने आज तक, मैं आपको रिकॉर्ड के साथ बताऊंगा कि कभी भी कांग्रेस ने अपने प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। हाँ, जो सिटिंग अरे वैभव जी एक सवाल तो बनता है ना भाई, जो मोदी जी बोले हैं मन से कि भाई वेस्ट बंगाल, एक सवाल ले लीजिए ना, जवाब उसी में दे दीजिएगा कि वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट किस तरह से एक दूसरे का सर फुटबॉल कर रहे हैं और साथ में आने की बात भी हो रही है। तो सवाल उठता है ना, आप लोग मुद्दा दे रहे हैं ना सत्तारूढ़ दल को। अरे सुन तो लीजिए भैया, जी मुद्दा ये नहीं है कि कौन दल किसके साथ है किसके साथ नहीं है। मुद्दा ये है, गरीब जनता ये कह रही है 5 किलो राशन हमको दे रहा है बंदा, तो गठबंधन क्यों कर रहे थे फिर आप? मुद्दा ये नहीं है, गठबंधन के लिए 6-6 मीटिंगें कर रहे थे, वो किस लिए कर रहे थे फिर आप? जब मुद्दा गठबंधन का नहीं है तो फिर क्यों आप लोग गठबंधन कर रहे थे? ठीक है, बोल रहे हैं वैभव जी को, बोल रहे हैं। अगर इस तरीके से डिबेट करनी है तो मुझे ना बुलाइए। जी जल्दी बोले सर, समय जाया हो जाता है आधा। भाषण देंगे बड़े भाई, कैसे काम चलेगा? इनको पहले चुप कराइए। ठीक है आशीष, हाँ बोलिए वैभव जी, जल्दी बोलिए। आवाज दब जाती जी, स्काइप की आवाज दब जाती है। नहीं बिल्कुल नहीं, आपको पूरा वक्त दिया जा रहा है। वैभव जी रखे तो अपना पक्ष। सवाल बड़ा ये है कि जनता के मूल मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। ना इन्होंने 10 साल की किसी उपलब्धि की बात की, ना ही इन्होंने 5 किलो राशन और 1200 के सिलेंडर की बात की, ना ही प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भाजपाई गुंडों द्वारा गैंगरेप पे मौन है, प्रधानमंत्री मणिपुर पे मौन है, उस पर बात की। जनता के किसी मुद्दों पे आशीष जी ने बात नहीं की। बात सिर्फ विपक्ष के नेता और बौखलाए हम हैं। अरे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हमको तीसरी बार चुनो। अरे 10 साल से क्या हाथ में दही जमा के बैठे थे? 10 साल में आपने एक भी जांच नहीं होने दी, और आप जो आरोप लगाते थे, ज्यादातर आरोप गलत थे, कोर्ट से वो मुक्त हो गए, आरोप मुक्त, और जितने बाकी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, नारायण राणे, छगन भुजबल, अजीत पवार, हेमंत बिश्व शर्मा, इन सबको आपने दामाद बना दिया। आपको पहले उसमें जवाब देना था। तो भ्रष्टाचार के लिए तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का विश्व स्तर की सरकारी भ्रष्टाचार की योजना है इलेक्टोरल बॉन्ड, उस पे सवाल। भ्रष्टाचार पे हम आशीष से जवाब लेंगे। आशीष जी बस 10 सेकंड। देखिए वैभव भाई, मैं आपको बहुत एक छोटी सी बात मैं बोलूं। आशीष जी, संजय जी 10 सेकंड। हाँ बोले। ये बात करते हैं गाय हमारी माता। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं गंगा को राष्ट्रमाता घोषित कीजिए, गाय की रक्षा कीजिए। ये उस पे एक बात नहीं बात करते हैं, और उल्टा क्या करते हैं कि जो गाय काटने वाले बीफ एक्सपोर्टर हैं उनसे ये चंदा ले लेते हैं। तो इनकी नैतिकता पे वो हिंदू जनमानस सवाल खड़ा करता है। ठीक है, आपका आरोप बहुत गंभीर है, मैं जवाब दूंगा। चंचल, अब बात शक्ति की बात कर रहे थे कि हिंदू के साथ वक्त वैभव जी 1 ही घंटे का है। भैया चुप हो जाइए, नहीं तो फिर दब जाएगी। चंचल चलिए, आपके सहयोगी जरा चंचल का भी आरोप ले लेंगे, फिर आशीष से जवाब ले लेंगे। ये हो गया। देखिए मैं बताऊं, अभी आशीष जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आप यूपी के चुनाव में अपना प्रत्याशी डिक्लेयर करते हैं, सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं। तो आप मुझे बता दो, अभी हाल ही में 2-3 राज्यों में चुनाव हुए हैं बीजेपी के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। आपने कहा प्रत्याशी डिक्लेयर कर रखे थे। आप बताओ, तो ये डबल स्टैंडर्ड है, इसके बारे में बात ना हो तो ज्यादा अच्छा। मैं आता हूं बात को, सुनिए। अभी आप देखिए आज कितना गंभीर विषय है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपने हिस्से में रखने की बात की। आपने देखा होगा जिस तरीके से चल रहा है आज, लेकिन कोई भी चैनल, मैं बता रहा हूं, आज मीडिया का स्तर देख लीजिए, 161वें नंबर पे मीडिया आ जाए कि बताइए इतने बड़े मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र में बोले, लेकिन एक शब्द उनके जुबान से नहीं निकला। जो प्रधानमंत्री झूला झुला रहे थे चीन के राष्ट्रपति को। मैं आता हूं उस बात के ऊपर, सुनिए। देखिए अभी बात हो रही थी मणिपुर को लेकर के, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं आपके लिए जान दे सकता हूं।
आपको याद होगा एक रेसलर भाई को जब मौका मिलता है, माइक मिला उसे 2 शब्द कहने के लिए, उसे पता चला कि मीडिया हमारी आवाज कोई नहीं सुना पाएगा, और रेसलर को जब मौका मिला, संजय जी बताऊं उसने क्या बोला कि मैं मोदी जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता, रोते हुए उसने बोला। और सोचिए अगर आप वीडियो को देखेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और अगर आपके अंदर संवेदना अगर होगी, बता दें रजनीकांत जी, तो एक बार जरूर कहेंगे प्रधानमंत्री जी का वो भी परिवार है, वो भी हमारा एक प्रदेश है, लेकिन शर्म नहीं आती है। और जो बड़े बड़े मंचों से लोग बात करते हैं कि हमारा परिवार हमारा परिवार हमारा परिवार, और जो लोग बात करते हैं, कम से कम मुझे सोचना चाहिए कि एक नौजवान जिसको मौका मिलता है 2 मिनट बोलने के लिए, वो कहता है मैं हाथ जोड़ करके मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस कल प्रधानमंत्री एक बार आए, हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, पूरा प्रदेश जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कान पे जूं तक नहीं रेंगते हैं। पता है क्यों? उनको संदेश खाली जाए, हर जगह जाए, ठीक है, लेकिन मणिपुर का विदेश में है क्या? वो हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है? चलिए मणिपुर आप मुझे बताइए। नहीं संजय जी, बहुत गंभीर विषय है ये। अभी उन्होंने कहा कि मैं माताओं बहनों के लिए जान दे दूंगा, तब मैं कह रहा हूं ये, मैं डिबेट को डिटेल नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात सुनिए, अभी संजय जी ने कई सारी बातें कही, चलिए आपसे जवाब ले लें। सर मैंने इनसे पूछा कि भाई अजीत पवार बगल में खड़े थे, तो इन्होंने कहा कि खुद विपक्ष मानता भ्रष्टाचारी थे। अरे भाई ये विपक्ष नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाए थे। आपको अपने प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास नहीं है क्या? मैं बता दूं, और सच बताऊं, भरोसा नहीं रहा, बीजेपी के प्रवक्ताओं को भरोसा नहीं है, पूरी जनता को भरोसा नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। अब 56 इंच सीना पता नहीं कहां चला गया है। अरे आप बात करते अगर तो कम से कम चाइना ने इतनी बड़ी बात कही है, प्रधानमंत्री जी को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। 10 साल हो गए प्रधानमंत्री ने किसी की डिबेट का किसी भी मुद्दे के ऊपर कभी कोई बात नहीं रखी है, जो मुद्दा आता है उसे भाग जाते हैं। अब सुनिए दूसरी बात आ गई जिसके ऊपर आपने डिबेट रखी है, शक्ति की बात हो रही थी। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस बात को कहा वो हम सब जानते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग फंसते हैं तो धर्म के पीछे छुप जाते हैं, आपने देखा होगा। और देखिए अभी जो वैभव वानी की बात कही कि इनको गाय माता मानते हैं, लेकिन गाय जो स्लॉटर हाउसेस है, जो बीफ एक्सपोर्टर्स हैं, उनसे चंदा लेने में इनको कोई गुरेज नहीं है। आप बताओ ये कौन सा आप धर्म की बात करते हो? आपको कम से कम ये सोचना चाहिए बीजेपी के लोगों को। मैं बताऊं, अगर नैतिकता होती आज तो यही बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग आज प्रधानमंत्री से कहते आपको पद छोड़ना चाहिए, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी ने चंदा खाया है, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। आप सोचिए जितने भी कंपनियों के खिलाफ ईडी ने जांच की, छापे डाले, इनकम टैक्स से छापे डाले, उन सबों ने चंदा पहुंचाया। लेकिन ये तो मानेंगे ना कि नहीं आप चंदा पहुंचाया क्यों हो गया ये बताइए? प्रदेश में योगी सरकार ने तो पशु तस्करों के खिलाफ जम के कार्रवाई की। अरे क्या कार्रवाई की? चंदा ले रहे हैं, धंधा दे रहे हैं। चंदा लेने में नहीं, चंदा आप बताइए तो। मैं वही तो कहना चाह रहा हूं कि इनका 2 चेहरा है। एक चेहरा वो है जो हमको और आपको दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े हिंदुवाद हैं, बहुत बड़े हिंदुवाद हैं। भाई ऐसे आंकड़े तो मेरे पास पार्टी नहीं है। सुनिए ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसने स्लॉटर हाउसेस चंदा खाए होंगे, लेकिन ये बीजेपी के लोग हैं जो इन्होंने अपने पार्टी में चंदे दिखा गए। चंचल अच्छी बात है, 24 घंटे का वक्त बचा है भाई, आ जाने दो ना। 10 सेकंड में एक बात मेरी और आ जान दीजिए। एसबीआई का पूरा रिपोर्ट आ जाएगा चुनाव आयोग में, फिर हम लोग देख लेंगे। 10 सेकंड बात और जान दीजिए। आपको याद होगा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ सत्ता का दुरुपयोग करके नौकरी के बदले जमीन की बात आती है तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। आप सोचिए यही बीजेपी के लोग हैं, चंदा लेकर के उन्हें धंधा दिए हजारों करोड़ रुपए के लिए। अब प्रधानमंत्री जेल में होना चाहिए सब कुछ आज, लेकिन सरकार को जेल में होना चाहिए, लेकिन नैतिकता नाम कोई चीज बची नहीं है हिंदुस्तान में। इस राजनीति के इतिहास में नैतिकता सब खत्म हो गया है रजनीकांत जी, आप भी जान लीजिए। लेकिन बीजेपी के लोगों को इसमें एक बार भी शर्म नहीं आएगी। कम से कम सोचना चाहिए आज कि प्रधानमंत्री को बर्खास्त होना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए। आशीष जवाब दीजिए पहले, फिर प्रखर के पास चलेंगे। देखिए ऐसा है संजय भाई कि मैं फिर बता रहा हूँ कि विपक्ष बौखला चुका है और इसको ये पता ही नहीं कि वो बात एक्चुअली कर क्या रहा है। अरे भाई कितनी बार बौखलाओगे विपक्ष का जवाब? ये बौखलाहट ही है, ये बौखलाहट आप इससे ये समझ लीजिए कि चंचल भाई इतना तेज चीख के बोल रहे हैं कि चाइना ने अब देखिए ये बोल अब ये बोलेंगे ये नहीं बात करने देंगे भ्रष्टाचार। संजय भाई अब देख चंचल ठीक है, भ्रष्टाचार ये बौखलाहट है, इसलिए मैं आशीष जो आरोप इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा तो मैं यहाँ क्या चुटकुले सुना रहा था? मैं जवाब भी तो दे रहा था, आप देने नहीं दे रहे हो। जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उसका जवाब दे दो ना भाई। जब जवाब दे रहा हूँ तो आप फिर बोलने नहीं दे। चलो दो। हाँ बौखलाहट आप इनकी ये देखिए कि जो चंचल भाई अभी इतना चीख के कह रहे थे कि चाइना ने कह दिया अरुणाचल उसका हिस्सा है। अरे थोड़ा पढ़ा लिख के आया करिए, ये पहली बार चाइना ने स्टेटमेंट दिया है क्या? ये चाइना आज से नहीं, 1962 के जब हुआ था ना, उसके बाद से चाइना हमेशा उस चीज पे कह रहा है। और भारत की सेना ने और भारत की सरकार ने, अभी राजनाथ जी ने अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि
अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये भारत का कश्मीर, पीओके, ये अभिन्न अंग है हमारे। ये अब वहां पर जब जब बोला जाए तब हम आपको चुनाव शुरू हो गया है उसमें आपकी जो बातें हो रही वो ना कह के आप एक मुद्दा उठा लें कि उन्होंने ये नहीं कहा कि पानी नहीं बरस रहा है। मेरी बात समझिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं है, 1000 बार उस चीज का प्रतिकार करा जा चुका है और जब जब जरूरत पड़ी है भारत की सेना ने अपना शौर्य दिखाया है। वहां पर चाइनीज जो सैनिक हैं उनकी हड्डियां और कमर तक तोड़ के उनको भेजने का काम करा हुआ है। आप क्या बात कर रहे हैं? दूसरी चीज, अरे भाई सुन लीजिए। हाँ ठीक है, ऐसे जल्दी जल्दी, वक्त कम है, आपके बाद आप 10 सेकंड करके दो सब लोग लेते हो। मैंने कहा जवाब बोलिए। दूसरी चीज ये मैंने आपको देखा, आपने संजय भाई देखा होगा कि विपक्ष जो है वो हर बात में, चूंकि 3 4 5 मुद्दे ये लिए हुए हैं, बेरोजगारी बहुत है, गरीबी बहुत है, ठीक है। अभी हमारे मुस्कुराहट वाले भाई हमारे वैभव त्रिपाठी जी इतने सुंदर लग रहे हैं मुस्कुराते हुए, अभी बता रहे थे कि ये सब है। अरे राहुल गांधी ये जो जाति पूछने वाली यात्रा निकालते हैं, इससे पहले इन्होंने कभी बेरोजगारी के लिए कोई यात्रा निकाली है? एक यात्रा 2-4 किलोमीटर की निकाल देते, जो हजारों किलोमीटर के माइलस्टोन गिनते घूम रहे हैं। कभी गरीबी के लिए कोई यात्रा निकाल देते, कभी किसानों की, वो तो बॉर्डर पे ही वहां बैठे हुए हैं, कभी एक बार वहां पर भी चले जाते राहुल गांधी, तब भी समझ में आ जाता है। देश भर में यात्रा निकालते घूम रहे हो। अरे आप लोगों का 4 चेहरा चरित्र ये देखिए, ये भारत की जनता बहुत अच्छे से जानती। चलिए प्रखर जी को जोड़ लेते हैं, बातें करते हैं और मैं 10 सेकंड की बात और कहूंगा। देखिए 3 जो शब्द हैं आपने देखे होंगे कि विपक्ष हमेशा बोलता है, संविधान बचाना है, देश बचाना है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में है। ये जो 3 शब्द है ना, ये 3 शब्द कौन है? कांग्रेस ने अपना नाम रखा हुआ है संविधान, समाजवादी पार्टी ने अपना नाम रखा है लोकतंत्र और आम आदमी पार्टी ने अपना नाम रखा देश। और ये तीनों कहते हैं कि इसको बचाना है। मोदी ऐसी की तैसी कर दे रहा, चूंकि हमारे भ्रष्टाचार उजागर हैं। हमको आप ये दोनों सम्मान, आम आदमी पार्टी की मैं बात बता दूं, बहुत ईमानदार पार्टी है। उस ईमानदार पार्टी के जो मुख्यमंत्री दिल्ली हैं वो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं, ठीक है। 9 उनको समन दिए गए। आप ये बता दीजिए लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है? संविधान का मजाक कौन बना रहा है? संवैधानिक तरीके से अगर आपको कोई नोटिस भेजी जाती है तो आप उसका मजाक उड़ाने का काम, ठीक है आशीष, ठीक है, प्रखर से जवाब ले लें। आप भाई, आप लोग के पास चाल चरित्र चेहरा नहीं है। बिल्कुल सुनिए, मैं आशीष जी को बहुत ही विनम्रता पूर्वक एक जवाब देना चाह रहा हूं। मैं बहुत देर से इंतजार भी कर रहा था कि बहुत समय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कई सैनिक की बात नहीं करी, उन्होंने पाकिस्तान की बात नहीं करी। अरे जिसका प्रधान, जिसकी पार्टी में जो प्रधान पद पे बैठा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो शहीद हुए हमारे सैनिक, उसके नाम पर वोट मांगते हो, उस पार्टी का चरित्र क्या होगा? ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, भरा मंच था, हजारों लोग मौजूद थे, वहां पर उन्होंने हमारे शहीद हुए सैनिकों के नाम पर वोट मांगा था। यह है इनकी राजनीति, यह है इनकी घिनौनी राजनीति। अरे हमारे लिए देश का जो सेना है वो मान है, अभिमान है और शान है। अरे तो आप उसी का प्रूफ मांगते हो, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ बात करते हो, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगते हो, उसको प्रूफ मांगते हो, सर्जिकल स्ट्राइक का कि लड़ाई हुई कि नहीं हुई, क्या बात करते हैं? सम्मान नहीं देते हो, फालतू एकदम। प्रूफ क्यों मांगे? सेना के दौर का प्रूफ, सम्मान देने का काम मांगता है। आप करते हैं, आप चिल्ला रहे हो। आपके भारतीय जनता पार्टी के बच्चे बीसीसीआई के सचिव बने बैठे हुए हैं। ठीक है, गलत बात है। हमारे देश के बच्चे जाकर का प्रूफ मांग रहे थे अरविंद केजरीवाल, आप उनको शहीद का सम्मान भी नहीं। ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप अपने जगह पर है। चलिए चंचल जी, प्रूफ मांगते हो? संजय जी, मुझे स्ट्राइक का प्रूफ मांगते हो? जी बोले। रही बात, अब इनके दूसरे सवाल पर आता हूँ। ये जो मुझसे ये जो कह रहे थे ना अरविंद केजरीवाल को ईडी, देखिए आपकी जनता, आपके दर्शक बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ईडी और सीबीआई भारतीय जनता
पार्टी के प्रकोष्ठों की तरह काम कर रही है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा था कि राजमा की आत्मा ईडी, सीबीआई, ईवीएम, इनकम टैक्स में बंद है। मेरी बात सुन लीजिए, इनका कन्विक्शन रेट 0.01% है। ठीक है चंचल, ये जो ईडी सीबीआई है ये छोड़ी गई है, विपक्षी आवाज दबाने के लिए। अरे वो तो राहुल गांधी बोल दिए भाई कि आत्मा बंद है उसमें। हाँ ठीक है चंचल बोलिए, वक्त मगर घबराओ मत, एक बात मैं आशीष जी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, घबराओ मत। ठीक है ठीक है संजय सिंह राज्यसभा के अंदर प्रखर जी वक्त कम है। ठीक है नकेल डाल के रखेगा। आपकी बात आ गई है, वक्त कम है, 5 मिनट का समय बचा है। हाँ चंचल बोलिए। देखिए मैंने एक बात कही है, आशीष जी ने कही थी, अरुणाचल प्रदेश बहुत पहले से बात करता रहा है चाइना, आपको याद होगा कुछ हिस्सों की बात करता था और आज वो पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा चंचल भाई ठीक है लड़ाई कहाँ अरुणाचल और हम अरुणाचल पे चर्चा करी और जवाब दिया है सरकार ने। ये डिबेट को करने वाली बात है। अजीत पवार को मैंने कहा भ्रष्टाचारी है कि नहीं है, अरे तो चल रहा है, अरे चल रहा है। अगर अजीत भ्रष्टाचारी है कि नहीं है, अगर भ्रष्टाचार सुन लीजिए, चल रहा है, ईडी की कार्रवाई चल रही है और जिस दिन साबित हो गया जेल भेजने का काम हम करेंगे, हम भेजेंगे। आशीष और चंचल दोनों शांत हो जाइए, वक्त कम है। आखिरी कमेंट हम ले लें जरा रजा रिजवी साहब से। साहब ये क्या होता है, लोकतंत्र में तमाम ऐसे मुद्दे हैं रजा साहब जो जनता के हित के लिए हैं, लेकिन हम वही धर्म जात और ये तमाम अरुणाचल मिजोरम तक आकर के ठहर जाते हैं। जनता कितना इत्तेफाक रखती है ऐसे मुद्दों से? देखिए जब चुनाव आता है तो हर 5 साल बाद आम जनता वोट देते टाइम ये सोचती है कि जिस सरकार को हम चुनने जा रहे हैं वो सरकार हमारी बहबूदी के लिए, हमारी तरक्की के लिए और हमें हमारा परिवार को मजबूत करने के लिए कितने अच्छे तरीके से काम करेगी। वो आम जनता सोचती है कि साहब हमारी रोजी रोटी कैसी रहेगी इस सरकार के अंदर, हमारे बच्चों की शिक्षा किस तरीके से रहेगी, हमारे बच्चों को नौकरी किस तरीके से लगेगी, हमारा मकान कैसे बनेगा, हमारे मोहल्ले की सड़क कैसे बनेगी, हमारा पानी हमें घर में ठीक से मिलेगा नहीं मिलेगा, बिजली हमारे पास ठीक से आएगी कि नहीं आएगी। बिल्कुल सही। आम जनता वोट देते टाइम जो आम चीजें हैं आम जनता की सहूलत की, उस पर वो ध्यान देता है। ठीक है। अब आम जो भी पार्टियां हैं इस देश के अंदर वो अगर आम जनता को सहूलत देंगी तो आम जनता ये चिंतन करेगी कि ये पार्टी हमें सहूलत दे रही है, हाँ। तो हम इसको वोट दें। वाकई संभवतः जनता इसी बात को लेकर के फैसला करती है कि किस सियासी दल के साथ उसे जाना है। वक्त यहीं तक इजाजत देता है हमें। फिलहाल हमारे साथ जुड़े मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया चाहूँगा। चंचल कुमार हैं, आशीष तिवारी जी, रजनीकांत जी, रजा रिजवी साहब, सब वैभव त्रिपाठी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर सी बात है जनता उन्हीं मुद्दों पर वोट करती है जो उसके हित में होती है, जैसा कि रजा साहब ने भी साफ किया। और संभवतः यही वजह होता है कि जो सियासी दल रणनीति में सफल होते हैं वो कितना जनता को अपने साथ ला सकते हैं और कितना जनता को भरोसा दे सकते हैं कि उनके आने वाला दिन उन्हें फील गुड महसूस कराएगा। यानी कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, ये मंच पर दिलचस्पी बेशक पैदा करते हैं, लेकिन जनता इतनी जागरूक हो गई है कि वो समझती है कि किस सियासी दल के साथ वो जाते हैं तो उनका भला होने वाला है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। प्राइम टीवी के साथ जुड़े रहिए देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा?
मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।